नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए हम लगातार आपके लिए एमसीक्यूज़ दे रहे हैं। इसी सीरीज़ के तहत प्रबंध की गुण से संबंधित आज के हमारे 50 एमसीक्यूज़ हैं। ये हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, समय बहुत कम बचा है, जल्दी से जल्दी चलिए प्रैक्टिस करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न हमने लिया है, चिकित्सीय संचार कौशल को बेहतर बनाने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रणनीति को कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए सक्रिय श्रवण, बी पुनः स्थापित करना और स्पष्ट करना, सी मान्य करना और डी है प्रक्रिया रिकॉर्डिंग। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रिया रिकॉर्डिंग कहलाता है। तो चिकित्सीय संचार कौशल को बेहतर बनाने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रणनीति प्रक्रिया रिकॉर्डिंग होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अधिक स्थिर संगठन है। तो आपको ज़्यादा स्थिर संगठन कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी केंद्रीकृत और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संगठन। ये अधिक स्थिर संगठन माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संचार में भौतिक बाधाओं को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, बोलते समय अपनी आवाज़ ऊंची करें, बी जब संभव हो तो दृश्य सहायता का उपयोग करें, सी भौतिक रूप से अलग होने पर बातचीत करने से बचें और डी व्याख्या के लिए अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। तो दोस्तों, संचार की भौतिक बाधाओं को दूर करने के लिए पूछा है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक रूप से अलग होने पर बातचीत करने से बचें। अगर ऐसा करते हैं तो संचार में जो भौतिक बाधाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया था। आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी राजीव गांधी। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे आप एनडीसी के नाम से भी जानते हैं, का गठन किया गया था। यह भारत का एक कार्यकारी निकाय के रूप में काम करता है। यह विकास से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करता है और फैसले लेता है। अगर स्थापना की बात करें तो अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी और भारत के प्रधानमंत्री ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा शब्द एक साथ बड़े दर्शकों तक पहुंचने के लिए डिजाइन किए गए विस्तार विधियों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए व्यक्तिगत दृष्टिकोण, बी मास मीडिया दृष्टिकोण, सी समूह दृष्टिकोण और डी सामुदायिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि बहुत सारे दर्शकों का जो ग्रुप होता है उन तक पहुंचने के लिए सबसे बेहतर शब्द कौन सा होगा। तो संचार का वो सबसे बेहतर तरीका होगा मास मीडिया दृष्टिकोण, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास मीडिया से तात्पर्य ढेर सारे लोगों तक, ढेर सारी भीड़ तक आपके दृष्टिकोण को पहुंचाना। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थिति की अवधारणा सामाजिक संपर्क से कैसे संबंधित है। ऑप्शन ए, इसका लोगों के बीच बातचीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बी यह प्रभावित करता है कि लोग एक दूसरे को कैसे समझते हैं और कैसे बातचीत करते हैं, सी यह किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता या योग्यता निर्धारित करता है और डी यह पूरी तरह से किसी व्यक्ति की आर्थिक सफलता को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, स्थिति की अवधारणा सामाजिक संपर्क से कैसे संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह प्रभावित करता है कि लोग एक दूसरे को कैसे समझते हैं और कैसे बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्न में से कौन थे। ऑप्शन ए श्री सुमन बेरी, बी श्री पी के मिश्रा, सी श्री अरविंद पनगड़िया और डी श्री सिंधु श्री खुल्लर। तो दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष के कार्यकारी अधिकारी के बारे में बात की है इन्होंने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री अरविंद पनगड़िया। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए प्रथम अध्यक्ष होंगे श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1980 में, बी 1985 में, सी 1988 में और डी 1992 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का आरंभ किया गया था 1980 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संचार में सांस्कृतिक बाधाओं पर काबू पाने के लिए निम्न में से कौन सा एक प्रभावी दृष्टिकोण नहीं माना जाता? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक मतभेदों को स्वीकारना, बी, रूढ़िवादी लोगों से बचना, सी, अपनी संचार शैली अपनाना और डी, जोर से और धीरे बोलना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोर से और धीरे बोलना संचार में सांस्कृतिक बाधाओं को काबू पाने के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण नहीं है। इसके अलावा सांस्कृतिक मतभेदों को स्वीकार करना, रूढ़िवादी लोगों से बचना और अपनी संचार शैली अपनाना, ये सभी सांस्कृतिक बाधाओं पर काबू पाने के लिए जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक संरचना नियमों एवं प्रक्रियाओं पर आधारित होती हैं। तो किन नियमों और किस तरह की संगठनात्मक संरचना नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित होती है बताना है। ऑप्शन ए, औपचारिक, बी, अनौपचारिक, सी, ए और बी दोनों और डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औपचारिक संगठनात्मक संरचना नियमों एवं प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, विधि प्रदर्शन समावेशिता में कैसे योगदान दे सकते हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के कौशल और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करके, बी, लोगों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एक दूसरे से सीखने के अवसर प्रदान करके, सी, सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाकर और समझ को बढ़ावा देकर और डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी विधि प्रदर्शन समावेशिता में योगदान कर सकते हैं विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के कौशल प्रतिभाओं को प्रदर्शित करके, साथ ही लोगों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एक दूसरे से सीखने के अवसर दे करके और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाकर और समझ को बढ़ावा देकर समावेशिता को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्रेरणा का एक प्रकार नहीं माना गया? ऑप्शन ए, भावनात्मक, बी, वित्तीय, सी, यांत्रिक और डी, गैर वित्तीय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यांत्रिकता जो होती है प्रेरणा का कोई कारण नहीं होती है। तो प्रेरणा के प्रकार में भावनात्मक प्रकार होते हैं, वित्तीय प्रकार होते हैं और गैर वित्तीय प्रकार आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्दिष्ट स्थिति का उदाहरण है? ऑप्शन ए, एक डॉक्टर, बी, एक कॉलेज ग्रेजुएट, सी, शाही परिवार का सदस्य होना और डी, एक कंपनी का सीईओ। इसमें पूछा है निर्दिष्ट स्थिति का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी शाही परिवार का सदस्य होना एक निर्दिष्ट स्थिति का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2021 और पिछली जनगणनाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, ये जनगणना 2021 स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसके लिए एक अलग से कार्यक्रम बनाया गया था। तो आपको बताना है क्या अंतर रखा गया था। ऑप्शन ए, डेटा संग्रह के लिए कागजी फॉर्म का उपयोग, बी, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा का डिजिटल संग्रह, सी, ऑफलाइन डेटा संग्रह क्षमताओं की अनुपस्थिति और डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डाटा को डिजिटल संग्रहित किया जाए, ऐसा प्लान था, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2021 की जो जनगणना है वो हो नहीं पाई थी। दोस्तों अगर भारत की पहली जनगणना की बात करें तो ये 1872 में हुई थी और जनगणना कानून 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत जनगणना का काम होता है, यह भी आप अलग से याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, समूह कार्य में दस्तावेजीकरण निम्न के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए, समूह के दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का आकलन करना, बी, दूसरों के साथ सीखे गए सबक साझा करना, सी, भविष्य की समूह कार्य प्रक्रियाओं में सुधार करना और डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, उपरोक्त सभी। समूह कार्य में दस्तावेजीकरण निम्न के लिए उपयोगी है। तो समूह के दृष्टिकोण की प्रभावशीलता के आकलन के लिए उपयोगी हैं, दूसरों के साथ सीखे गए सबक साझा करने के लिए उपयोगी हैं और भविष्य की समूह कार्य प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है, कॉस्टेडियल मॉडल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य वफादारी और अनुपालन को बढ़ावा देना है। इस मॉडल में उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख उपकरण क्या है?
आपको ऑप्शन दिए हैं: ए कर्मचारी सशक्तिकरण और भागीदारी, बी प्रोत्साहन और कल्याण कार्यक्रम, सी खुला संचार और सहयोग, और डी साझा निर्णय लेना और स्वामित्व। तो दोस्तों, कॉस्टेडियल मॉडल में कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य वफादारी और अनुपालन को बढ़ावा देना है। इस मॉडल में उपयोग किए जाने वाला प्रमुख उपकरण के रूप में शामिल होता है प्रोत्साहन और कल्याण कार्यक्रम। और कस्टोडियल मॉडल एक प्रबंधन दृष्टिकोण है। इसमें कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और संसाधन दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, टीम विकास के किस चरण की विशेष मानदंडों, नियमों और सामंजस्य की भावना की स्थापना है? तो आपको बताना है टीम विकास के किस चरण की विशेषता, मानदंड, नियम और सामंजस्य की भावना की स्थापना करना है। ऑप्शन ए गठन, बी स्टार्मिंग, सी नॉर्मिंग और डी प्रदर्शन। दोस्तों, ये रिपीट हुआ है, पिछली क्लास में आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्मिंग। टीम विकास की नॉर्मिंग वाले जो चरण होता है उसकी विशेषता होती है मानदंडों, नियमों और सामंजस्य की भावना को स्थापना करना। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आयोजन समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे ने की थी नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? मतलब आपको बताना है राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए 1930, बी 1932, सी 1936 और डी 1938। तो दोस्तों, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1938। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य आम जनता के लिए पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित करने के साथ एक आर्थिक योजना को स्थापित करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सबसे मौलिक और प्राथमिक सामाजिक समूह माना जाता है? ऑप्शन ए पड़ोस, बी परिवार, सी स्कूल और डी कार्यस्थल। तो दोस्तों, प्राथमिक समूहों में जो सबसे मौलिक और प्राथमिक सामाजिक समूह माना जाता है वो परिवार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शिक्षा प्रणाली का समेकन करती है। तो शिक्षा प्रणाली का समेकन करती है, इसका सही उत्तर आपको खोजना है। ऑप्शन ए अध्यापन, बी शोध, सी विस्तार और डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा अध्यापन, शोध और विस्तार प्रणाली का समेकन करती है। अगला प्रश्न है, समूह कार्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए समूह चिकित्सा प्रदान करना, बी सहयोग के माध्यम से एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करना, सी व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करना और डी व्यक्तियों को उनके कौशल के आधार पर कार्य सौंपना। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समूह कार्य का प्राथमिक लक्ष्य होता है सहयोग के माध्यम से एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के संसाधन नियोजन के दृष्टिकोण की विशेषता है। ऑप्शन ए केंद्रीकृत निर्णय लेना, बी सहकारी संघवाद, सी ऊपर से नीचे की योजना बनाना और डी बाहरी परामर्श। तो दोस्तों, इसमें सबका सहयोग लिया जाता है और सारे राज्यों का सहयोग लिया जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहकारी संघवाद। नीति आयोग के संसाधन नियोजन के दृष्टिकोण की विशेषता होती है सहकारी संघवाद। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एनएलएम के प्रतिभागियों को किसके बारे में जानने सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है? ऑप्शन दिया है, ए परिवार नियोजन, बी पर्यावरण संरक्षण, सी विज्ञान की प्रासंगिकता और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे एनएलएम पूछा है, यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात कर रहे हैं। इसमें प्रतिभागियों को परिवार नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और विज्ञान की प्रासंगिकता, इन सभी को जानने और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी एनएलएम की शुरुआत 1988 में हुई थी। इसका मकसद देश में निरक्षरता को खत्म करना है। यह दुनिया के सबसे बड़े वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों में से एक था, यानी बड़े लोगों को पढ़ाया जाता था। इसके अलावा एक एनएलएम और आता है जो 2014-15 में स्टार्ट हुआ था, तो उसका अर्थ होता है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, और इसका मकसद पशु क्षेत्रों के विकास के जरिए किसानों और पशुपालकों के जीवन में सुधार करना है। लेकिन यहाँ एनएलएम का मतलब है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक साक्षरता से हासिल होता है। ऑप्शन ए जीवन की मात्रा, बी जीवन की गुणवत्ता, सी जीवन में सुधार, डी जीवन में वृद्धि।
सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। कार्यात्मक साक्षरता से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्वविद्यालयों को किस पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन ए कृषि का प्रकार, बी जल प्रबंधन, सी खाद्य उत्पादन और डी उपर्युक्त सभी। तो विश्वविद्यालयों को कृषि का प्रकार, जल प्रबंधन, खाद्य उत्पादन सभी पर विचार करना चाहिए और सभी के पाठ्यक्रम शामिल करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का विकास कैसे होगा? ऑप्शन ए किसानों की कनेक्टिविटी के जरिए, बी आर्थिक कनेक्टिविटी के जरिए, सी लोगों की कनेक्टिविटी के जरिए और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्र का विकास आर्थिक कनेक्टिविटी के जरिए होगा। अगला प्रश्न है, साक्षरता को किसके कौशल के रूप में परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए पढ़ना, बी लेखन, सी अंकगणित और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों साक्षरता जो होती है वो पढ़ना, लिखना, अंकगणित सभी के कौशल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए जागरूकता एक महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए अध्यापन, बी संचार, सी अधिगम यानी सीखना और डी शोध। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जागरूकता एक महत्वपूर्ण घटक सीखने के लिए यानी अधिगम के लिए है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता को और गहरा करना है तो किसके माध्यम से करना है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बी सामाजिक पृष्ठभूमि, सी पारंपरिक पृष्ठभूमि और डी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के संविधान की आधारभूत विशेषताओं को गहरा करना सांस्कृतिक पृष्ठभूमि संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसानों को किसका सर्वोत्तम मूल्य मिलेगा? ऑप्शन ए अपने खेतों का, बी अपने मवेशियों का, सी अपनी उपज का, डी अपने मकानों का। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, किसानों को अपनी उपज का सर्वोत्तम मूल्य मिलता है। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार की सुविधाओं की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए एक प्रकार, दो प्रकार। दोस्तों ये क्वेश्चन स्किप करते हैं हम। अगला प्रश्न है, सांकेतिक संचार के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर की भाषा को, बी लिखित भाषा को, सी शारीरिक भाषा को और डी जानवरों को। तो दोस्तों सांकेतिक संचार के रूप में शारीरिक भाषा को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ जनजातीय भाषाओं में क्या कमी हो सकती है? ऑप्शन ए भाषण, बी प्रतिक्रिया, सी लेखन और डी लिखी हुई कहानी या स्क्रिप्ट। तो दोस्तों जनजातीय भाषाओं में लिखी हुई कहानी या स्क्रिप्ट की कमी हो सकती है, बाकी भाषण, प्रतिक्रिया और लेखन जनजातीय भाषाओं में हो सकता है। अगला प्रश्न, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, सांकेतिक संचार को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए भाषण, बी शरीर की भाषा, सी लेखन और डी प्रतिक्रिया। ये दूसरे तरीके से सेम क्वेश्चन पूछ लिया है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांकेतिक संचार का संबंध शारीरिक भाषा से है यानी शरीर की भाषा से। अगला प्रश्न है, बहरे और गूंगे यानी मूक बधिर लोग आम लोगों से किसके माध्यम से संवाद करते हैं? ऑप्शन ए भाषण, बी इशारों, सी चित्रकला और डी लेखन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इशारों से यानी शारीरिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों के साथ में बहरे और गूंगे लोग जो है संवाद करते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवसाय में लिखित रूप में संचार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? ऑप्शन ए व्याख्यान, बी बुलेटिन, सी आमने सामने और डी भाषण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवसाय में लिखित रूप में संचार का सबसे लोकप्रिय रूप बुलेटिन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संचार का प्राथमिक रूप क्या बताया गया है? ऑप्शन ए लिखना, बी भाषण, सी इशारा और डी चित्रकला। तो दोस्तों संचार का प्राथमिक रूप भाषण के रूप में होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषण यानी बोलने से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री ने इनमें से किस क्षेत्र के विकास की घोषणा की थी? ऑप्शन ए ग्रामीण, शहरी, जनजातीय क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जा रही है। सही उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में विकास की घोषणा की थी और हमारी पहली पंचवर्षीय योजना इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भौतिक कनेक्टिविटी किसके रूप में होगी? ऑप्शन ए सड़क, बी परिवहन, सी विद्युत कनेक्टिविटी और डी उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक कनेक्टिविटी सड़क, परिवहन और विद्युत कनेक्टिविटी के इर्द गिर्द होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक नेता के लिए प्रभावी संचार में क्या शामिल है? ऑप्शन ए जोर से और बलपूर्वक बात करना, बी विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और दूसरों को प्रेरित करना, सी दूसरों की राय को नज़रअंदाज करना और डी दूसरों को भ्रमित करने के लिए जटिल शब्दजाल का उपयोग करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक नेता के लिए प्रभावी संचार में विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और दूसरों को प्रेरित करना शामिल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अनुशासन की तुलना निम्न किससे की गई है? ऑप्शन ए एक यात्री के नक्शे से, बी एक नाविक के दिशा सूचक यंत्र से, सी एक मूर्तिकार के उपकरण से और डी एक तानाशाह के शासन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मूर्तिकार के उपकरण से अनुशासन की तुलना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता नेताओं को क्या करने में सक्षम बनाती है? ऑप्शन ए दूसरों की भावनाओं को नज़रअंदाज करना, बी दूसरों की भावनाओं को समझे और उनसे जुड़े, सी अपनी भावनाओं को दबाएं और डी दूसरों के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता नेताओं को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे जुड़ने में सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण टीम के सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए अधिनायकवाद, बी सहानुभूति, सी तटस्थता और डी उदासीनता। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहानुभूति का जो गुण होता है वो सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, अनुशासन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कैसे मदद करता है? ऑप्शन ए यह हमें कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए प्रेरित करता है, बी यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने में मदद करता है, सी यह हमें हार मानने पर मजबूर करता है और डी यह हमें असफलता से बचने में मदद करता है। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुशासन विकसित करने का पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए सख्त दिनचर्या बनाना, बी स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, सी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन की तलाश करना और डी कठिन परिस्थिति का सामना करना। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, अनुशासन विकसित करने का पहला कदम है स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। अगला प्रश्न है, अनुशासन के विभिन्न रूपों में निम्न क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, नए कौशल सीखना और रचनात्मक होना, बी है सुबह जल्दी उठना, ध्यान केंद्रित करना एवं विकर्षणों का विरोध करना, सी नियम का पालन करना और कठिनाइयों को सहना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, नए कौशल सीखना और रचनात्मक होना, ये अनुशासन के विभिन्न रूपों में से सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, अनुशासन को मजबूत करने में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण कैसे मदद करता है? ऑप्शन ए यह ध्यान केंद्रित करने और विचलन को कम करने में मदद करता है, बी यह प्रेरणा और आत्मविश्वास को कम करता है, सी यह लक्ष्यों को कम महत्वपूर्ण बनाता है और डी यह दंड के प्रभाव को कम करता है। तो दोस्तों अनुशासन को मजबूत करने का कारण सुदृढ़ीकरण में कैसे मदद करता है? सही उत्तर हो जाएगा, यह दंड के प्रभाव को कम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का सार क्या है? नेतृत्व का सार बताना है आपको। ऑप्शन ए प्राधिकरण के पदों पर आसीन होना, बी एक सामान्य लक्ष्य के लिए दूसरों का मार्गदर्शन करना और प्रेरित करना, सी दूसरों को नियंत्रित करना और आदेश देना, डी धन और शक्ति संचय करना। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेतृत्व का सार होता है एक सामान्य लक्ष्य के लिए दूसरों का मार्गदर्शन करना और प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, आज की तेज रफ्तार दुनिया में प्रभावी नेतृत्व के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए कठोर निर्णय लेना, बी परिवर्तन का प्रतिरोध करना, सी अनुकूलता और डी माइक्रो मैनेजमेंट। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आज की तेज रफ्तार दुनिया में प्रभावी नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है परिवर्तन का क्षमा चाहेंगे, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी
अनुकूलता आज के तेज रफ्तार दुनिया में प्रभावी नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण होती है। अनुकूलता, जितना ज़्यादा अनुकूल होंगे उतना ज़्यादा आप प्रभावी नेतृत्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक नेता की दीर्घकालिक दृष्टि में क्या शामिल है? ऑप्शन ए, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, बी, निर्णयों के भविष्य के परिणामों की अनदेखी करना, सी, भविष्य के लिए योजना बनाना और ऐसे निर्णय लेना जिससे भावी पीढ़ियों को लाभ हो, और डी, तात्कालिक स्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक नेता के दीर्घकालिक दृष्टि में शामिल होता है भविष्य के लिए योजना बनाना और ऐसे निर्णय लेना जिससे भावी पीढ़ियों को लाभ हो। दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।